जैसे ही बच्चा ड्रॉप लेता है तो ऐसे केस में ये देखना होगा कि वो इमोशनली स्ट्रांग है या नहीं, उसका ईआई जो है या ईक्यू जिसको बोलते हैं, इमोशनल क्वोशेंट, स्ट्रांग है या नहीं। या उसे काउंसलर से ड्रॉप लेने के पहले डिसीजन ले लेना चाहिए। ड्रॉप लेने का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि साहब आप ज्यादा समय तक पढ़ोगे तो आपकी पढ़ाई हो जाएगी। जैसे ही आप ड्रॉप लेते हो ना, आपके ऊपर पीयर प्रेशर बढ़ना पहले ही दिन से शुरू हो जाता है। नंबर जॉब सिक्योरिटी। दरअसल सिक्योरिटी जॉब में नहीं होती, सिक्योरिटी आपके अंदर होती है। आप अगर कॉम्पिटेंट इनफ है, एक चीज हमें माता पिता को और बच्चों को सबको अच्छे से समझना चाहिए कि जब हम किसी के जॉब करने जाते हैं तो बेसिकली वो हमें सैलरी नहीं दे रहा है, वो ऐसे लोगों की तलाश कर रहा है जो उसकी कंपनी को कमा के देने को तैयार है। अगर आपने 10 लाख रुपए अर्न करके दिए हैं तो उसमें से उसको 25-50 हजार रुपए देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी नहीं है जो अपने एम्प्लॉय को जितना वो अर्न करके दे रहा है उससे ज्यादा सैलरी दे। ये बात हम जितनी जल्दी समझ लें हमारे लिए उतना अच्छा। जितने लोग सुन रहे हैं अपने मन पे हाथ रख के पूछो कि आपके परिवार के सदस्यों के नाम सोच लो, जैसे पापा मम्मी भाई बहन और भी कोई अगर है तो आस्क योरसेल्फ कि मेरे पापा से मेरा कम्युनिकेशन का परसेंटेज कितना है, 100 के स्केल पे नापो। मेरी मम्मी से कितना है, और अपना आपका दिल, भले ही मुझसे मत बोलो किसी और से मत बोलो, आपका दिल अंदर बताएगा कि मेरे पापा मम्मी से मेरी 50% से ज्यादा बात नहीं होती थी। तो क्या होता है कि जब जीवन के डिसीजन आते हैं ना तो वहां एक छोटी सी बात काम करती है। अगर आपकी बात होती थी तो आप उन्हें बिठा के समझाते थे कि मम्मी ऐसा नहीं है, आप जिस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो ऐसा था, अब देखो ये एग्जांपल देखो देखो। एक मार्केटिंग के फील्ड में बात बोली जाती है कि दिखता है तो बिकता है। बिकता है मतलब आप कन्विंस हो जाते हो। तो हम चूंकि अगर बात हो रही होती थी, होता क्या है, बात शुरू हुई और थोड़ी सी देर में बात आर्ग्यूमेंट में बदल गई और बात खत्म हो गई, चलो तुमसे तो मुझे बात ही नहीं करना, तुम्हारी जो मर्जी वो करो। ये बात इस स्तर पे कई बार आती है। आपको एक बात पता है, जो मैथ इंजीनियर्स हैं जितने विश्व में बड़े बड़े लेवल पे जो फाइनेंशियल कंपनीज में बैठे हुए हैं, वो लोग बीटेक करने के बाद में फाइनेंस में एमबीए करके वो उन सब पोजीशन में बैठे हैं। बिकॉज यू नो व्हाइल स्टडिंग मैथमेटिक्स, उनका जो एनालिटिकल अप्रोच है, उनकी जो एक अप्रोच बनी डेटा के लिए, वो उनको वहां फाइनेंस में काम आ रही है। सो दैट रियली वर्क्स। तो एनईपी ये आपको ऑप्शन देता है कि आप अपनी पैरेलल अपने इंटरेस्ट की चीज भी चुन के पढ़ सकते हो। आमिर खान की एक फिल्म आई थी, उसमें बताया गया था कि आपके जो दिल की बात हो वो करो, और फरहान जो है वो तय करता है कि मैं फोटोग्राफर बनूंगा। अच्छी बात है। उसी आमिर खान ने कई साल पहले फिल्म बनाई थी, उस बाद में फिल्म बनाई दंगल, उसमें सिखाया कि आपका जो हिस्सा कमजोर होता है उसे मेहनत से इतना मजबूत कर सकते हो कि आप जो चाहे हासिल कर सकते हो। पर हमने चुना किसे, पहली वाली मूवी को, जो हमारे लिए आसान थी। ओपन हो गए हैं आज से 4-5 साल पहले, जहां पर हम देखते थे कि गिनी चुनी ब्रांचेस होती थी इंजीनियरिंग में। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हो गया, आईटी हो गया, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल। आज आप देखेंगे कि वहीं आईटी के ही 7-8 ब्रांचेस हो गई। एआईडीएस हो गया, एआईएमएल हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, सीएसबीएस हो गया। ये बहुत सारी ब्रांचेस उसमें ओपन हो गई। ऑप्शन क्या होना चाहिए कि अगर मैंने मैथ्स लिया है और मेरे पास ऑप्शन है तो थोड़ा सा रिसर्च प्रॉपर होना चाहिए। आप चीजों को लिखो ऑन पेपर। अब देखो, आपकी बैंक में एक पासबुक होती है जिसमें पूरा ट्रैक होता है चीजों का, या आप स्टेटमेंट निकालते हो, सेम थिंग होती है। या चलो वो भी नहीं करते हो तो आप गूगल पे में इसमें जाते हो, उस पर ट्रैक सारा लिखा रहता है, आपने कब किसको कितने पैसे दिए, कहाँ किया, एवरीथिंग। सेम थिंग इज अबाउट स्टडीज। आप अपने इंटरेस्ट को चुनो, नंबर 1, और दूसरा आप वर्ल्ड वाइड थोड़ी सी अवेयरनेस रखो कि, क्योंकि ये रिसर्च करना ही पड़ेगी बच्चे को। और अगर बच्चा लॉजिकल रिसर्च करके अपने पेरेंट्स को बताएगा ना कि मैं ये ऑप्शन इसलिए चूज करना चाहता हूँ, मेरा ये यकीन है कि वो मानेंगे। 80-90% लोग इस चीज को मानेंगे। हमेशा एक बात ध्यान रखिए, सारे बच्चों को यहाँ बोल रहा हूँ, स्टूडेंट्स को, 2 चीजें हमेशा काम करती हैं, फैक्ट और फिगर। इसमें देखते हैं कि बहुत सारे लोग पीजी कर रहे हैं, वहां अर्न एंड लर्न का पैटर्न ज्यादा चलता है। 12th के बाद बंदा जूनियर कॉलेज बोलता है उसको, उसके बाद वो वहां से अर्न करना शुरू कर देता है, और उसके साथ पैरेलल वो उन चीजों को ही स्टार्ट्स लर्निंग ऑल दिस कोर्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कैटलिस्ट टॉक। 10th और 12th क्लास में एंटर करते ही बच्चों और माँ बाप को टेंशन होने लगती है। सबसे पहले तो एग्जाम देने की टेंशन, फिर उसके रिजल्ट की टेंशन, और फिर उसके बाद उनके करियर को लेकर टेंशन। हाल ही में 10th-12th का रिजल्ट घोषित हुआ है और अब पेरेंट्स को अपने बच्चों की करियर की टेंशन हो रही है। सो डोंट वरी, इसी टेंशन को दूर करने के लिए आज हमारे साथ हैं महेंद्र जोशी सर,
जो करियर काउंसलर के साथ साथ मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। थैंक यू। बहुत बहुत स्वागत है आपका कैटलिस्ट टॉक पे। थैंक यू। चलिए अब ये डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, शेयर और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जब भी होगी मेरे कैटलिस्ट टॉक में विभाग बकबक तो आपके फोन में होगी दस्तक। थैंक यू। सबसे पहले तो हम 10th क्लास से स्टार्ट करते हैं। जब हम 10th में पास हो जाते हैं तो सबसे पहले पेरेंट्स का सजेशन बच्चों को, ऑलमोस्ट मेरे साथ भी और भी बच्चों के साथ हुआ था, कि पेरेंट्स ऐसे बोलते हैं एक काम करो तुम साइंस ले लो, तो बाद में तुम्हारे पास ऑप्शंस रहेंगे, तुम अपनी स्ट्रीम चूज कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। अब तुम कॉमर्स, आर्ट्स इन सब में चले जाओगे तो तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं रहेंगे। तो तुम्हारे पास कोई वो ही नहीं रहेगा कि फिर तुम बाद में पछताओगी, रिग्रेट करोगी, फिर हमें मत बोलना। बिल्कुल वो चीज रह जाती है। तो सर ये इस चीज में आप क्या बोलना चाहोगे? इस प्रोग्राम्स को स्टूडेंट्स भी देख रहे होंगे और उनके पेरेंट्स भी देख रहे होंगे। तो एक जमाना वाकई था जब 2 इंजेक्शंस होते थे, एक डॉक्टर का और एक इंजीनियर का, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को लगाया करते थे। बट कमाल की बात यह है कि जनरेशंस जब पहले की थी, बेबी बूमर्स थे, फिर एक्स, जेन एक्स, जेन वाई, और अब चल रहा है जेन जी का टाइम। बिल्कुल। समय के साथ, एक्सपोजर के साथ सबकी अप्रोचेस में बदलाव आया, और आपको जान के खुशी होगी, बल्कि आप तो जानते ही होंगे इस बात को, कि आज ह्यूमैनिटीज लेने वाले लोग भी मैथ्स लेने वाले लोगों से, इंजीनियर से ज्यादा अच्छे प्लेस हो रहे हैं। विल यू बिलीव कि कंटेंट राइटर जैसे लोग हैं वो लाखों रुपए महीने में अर्न कर रहे हैं। बल्कि अभी हम लोग इंटरनेट के वर्ल्ड में हैं, भारत के 85% लोग से ज्यादा लोग इंटरनेट यूज करते हैं, जिसका सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो युवाओं का है। वो यहाँ बैठे बैठे स्मार्टली यूएस का, कनाडा का और यूरोपियन कंट्री से काम लेते हैं और बहुत प्रॉपर कंटेंट बना के उनको देते हैं। दे आर मेकिंग मनी इन डॉलर्स। तो ये ऑप्शन है। तो यहाँ सलाह ये रहेगी कि माता पिता भी खुले दिमाग से केवल बात को समझें, अपनी बात अपने बच्चों पे थोपे नहीं, समझने की कोशिश करें। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैथ्स, नो डाउट आज भी ऐसा इसलिए होता है कि अगर आपने 11th में मैथ्स लिया तो 12th में आपके पास, अगर आपको लगा कि नहीं हो पा रहा तो ऑप्शन होता है। पर अगर आपने 11th में आर्ट्स या कॉमर्स ले लिया है या ह्यूमैनिटीज ले लिया है तो फिर आप दोबारा मैथ्स पे ऊपर स्विच नहीं हो सकते। ये सिस्टम तो एक है ही पॉलिसी का। बट जो भारतीय शिक्षा नीति है, NEP 2020, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जब आप ये बेसिक सब्जेक्ट पढ़ते हो उसके साथ भी बहुत सारे और सब्जेक्ट्स पढ़ने का ऑप्शंस बना रहता है। तो पर सर बच्चा तो तभी चूज नहीं करता ना जब उसको इंटरेस्ट नहीं होता है। ये चीज तो पेरेंट्स उनके माइंड में अब यहाँ मैं पेरेंट्स को भी एक बात बोलूंगा और बच्चों को भी, कि 2 चीजें होती हैं, एक होता है इंटरेस्ट और एक होता है एप्टीट्यूड। मैं सरल कर देता हूँ इसको। फॉर एग्जाम्पल, आप मुझे गाना गाने का बहुत शौक है, मगर मैं जब भी कभी गाना गाता हूँ तो दूसरे तो सही, मेरे घर वाले भी दाएं बाएं होने लगते हैं। पहला ऑप्शन। दूसरा, आपको गाने का बहुत शौक नहीं है, आप यूं ही गुनगुना लेते हो, और जब भी कभी गुनगुनाते हो आपके दोस्त आपसे बोलते हैं, व्हाई डोंट यू लर्न, तुम सीखती क्यों नहीं हो, तुम इंडियन आइडल में क्यों नहीं जाती हो, तुम यहाँ क्यों नहीं जाती हो, तुम वहां क्यों नहीं जाती हो। अब समझो इस बात को, मेरा इंटरेस्ट है, आपके पास एप्टीट्यूड है, उस चीज को कर पाने की क्षमता। मैं आपसे बोलूंगा कि जब सब्जेक्ट का चयन करते हैं तो माँ बाप भी इस बात को समझे और बच्चे भी इस बात को समझे कि बिना दबाव में आए, बिना प्रेशर में आए, अपने एप्टीट्यूड को पहचाने कि मेरी क्षमताएं क्या है, मैं क्या कर पा रहा हूँ। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मैथ्स में कमजोर थे 9th 10th क्लास में तो आप मैथ्स मत लीजिए। अगर आप वो डिफरेंस क्रिएट करिए कि मेरे 10th में मैथ्स का लेवल ये है, और अगर मैं, फॉर एग्जांपल, मेरे 10th में 65 मार्क्स आए हैं और मैं अगर हायर गोल सेट कर रहा हूँ तो मुझे ये भी तो तय करना होगा ना कि मुझे कितनी मेहनत करनी होगी जब जाके वो चीजें मुझे हासिल होने वाली। तो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है हम सबको। तो एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट का कॉम्बिनेशन हर माँ बाप को समझना बहुत जरूरी है। ओके सर, जैसे अगर मान लीजिए कि बच्चे ने ले लिया मैथ साइंस, माँ बाप के सजेशन में आके, ठीक है मैं बाद में स्ट्रीम चूज कर सकता हूँ दूसरी, तो अब उसके रिजल्ट में ये चीज अफेक्ट होती है कि अगर उसका रिजल्ट कम आया साइंस में, तो हर कॉलेज 12th पास आउट होने के बाद कॉलेज में आजकल हो चुका है, क्राइटेरिया बन चुका है कि तुम्हें 60% चाहिए ही चाहिए ग्रेजुएशन में, इतने परसेंट में तुम्हें ये कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, इस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। तो ये काइंड ऑफ रिस्क हो जाता है बच्चों के साथ। बिल्कुल सही बात बोली आपने। मैं यहाँ पे एक पॉइंट बताना चाहता हूँ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। लगभग 150 साल पहले एक शख्सियत हुई दुनिया में, उनका नाम था चार्ल्स डार्विन। उन्होंने 2 बातें बोली थी, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस
और दूसरी थी सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। तो ये बात तो हमें मान ही लेना चाहिए कि हमें अपने आप को जितना हम फिट बनाएंगे हम उतना बेटर सर्वाइव करेंगे, पहली चीज। अब अगर हमने 10th में मैथ्स ले लिया है तो हम सीधे रिजल्ट तक ना जाएं। मैं ये मानता हूं कि हर इंसान जो भी अपने जीवन में कहीं भी पहुंचता है बिकॉज ऑफ ओनली वन थिंग एंड दैट इज कॉल्ड हिज हैबिट। तो जो बच्चे 10th में अब मैथ्स ले रहे हैं मैं उनके लिए एक पॉइंट बोलता हूँ कि ठीक है आपके नंबर कम जरूर थे फिर भी आपने मैथ्स चुना, तो ठीक है मैं आपको कुछ तरीके बताता हूँ, 3 छोटे तरीके बताता हूँ। आप इन 3 तरीकों को 1 साल तक करके देखो, आपको 11th का रिजल्ट बेटर मिलने वाला है अगर आपने करा तो। नंबर 1, अपने मन पे हाथ रख के अपने आप से पूछो कि पिछले 4-5 सालों में कितनी बार ऐसा हुआ कि आपने जब क्लास में जाने के पहले एक दिन पहले आपने मैम से पूछा हो कि मैम कल आप क्या सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हो, और उसे केवल 10 मिनट ही सही उसके हेडिंग्स को गो थ्रू किया। नंबर 1। नंबर 2, आपको जो क्लास में चीजें पढ़ाई जाती है तो बीइंग वेरी ऑनेस्ट आस्क योरसेल्फ कि क्या मैं उन पॉइंट्स को रफ कॉपी में सिस्टमेटिकली लिखता हूं। नंबर 3, मैं जब क्लास से बाहर निकलता हूं तो मुझे पता होता है कि मैम ने अगर 100% पढ़ाया है तो मुझे 50 समझ में आया है, तो क्या मैं अवेयर हूं कि मैम के पास जाके बोलूं कि मैम मुझे ये हिस्सा समझ में नहीं आया है, काइंडली हेल्प मी आउट। मैं 365 दिन में अगर 200 दिन स्कूल लगता है, अपने आप से पूछो आप कितनी बार मैडम के पास गए थे पूछने के लिए। ये 3 बेसिक काम आप करके देखो 1 साल तक, मैं गारंटी लेता हूं कि आपके रिजल्ट में बड़ा परिवर्तन सकारात्मक आने वाला है। तो सर बच्चों और उनके माँ बाप को कैसे पता चलेगा बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज में? सी हमारे जो पिछले 3-4 साल के 6th 7th 8th 9th के आप नंबर्स को देखिए, वो नंबर्स एक इंक्लिनेशन शो करते हैं कि आप किस तरफ जाने वाले हो। ठीक है, यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ। व्हाट्सएप पे एक बड़ा पुराना सा जोक था, मैं शायद बहुत सारे इंटरव्यूज में बोल भी चुका हूँ कि किसी व्यक्ति के बारे में था कि मेरा बेटा जो है वो मैथ्स में कमजोर था और फुटबॉल में अच्छा था, मैंने उसे मैथ्स के लिए ट्यूशन लगा दी। हम अपनी एनर्जी कहाँ वेस्ट करते हैं? जो हिस्से में हम कमजोर थे, और जो स्ट्रॉन्ग चीज थी फिर वो अपने आप कमजोर हो जाती है और हम कहीं के भी नहीं रहते। तो इस चीज को समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम अपने नंबर्स को देखें और अपना ड्रीम क्या, अपना गोल क्या है, हम किस तरफ जाना चाह रहे हैं, उस चीज को देखें। आमिर खान की एक फिल्म आई थी, उसमें बताया गया था कि आपके जो दिल की बात हो वो करो, और फरहान जो है वो तय करता है कि मैं फोटोग्राफर बनूंगा। अच्छी बात है। उसी आमिर खान ने कई साल पहले फिल्म बनाई थी, उस बाद में फिल्म बनाई दंगल, उसमें सिखाया कि आपका जो हिस्सा कमजोर होता है उसे मेहनत से इतना मजबूत कर सकते हो कि आप जो चाहे हासिल कर सकते हो। पर हमने चुना किसे? पहली वाली मूवी को, जो हमारे लिए आसान थी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट्स को चुनने के दौरान और पूरे टाइम पढ़ाई करने के दौरान। आप आपके इंक्लिनेशन को देखें, दूसरे के देखा देखी आपके 4 दोस्त, पीयर ग्रुप का बहुत फर्क पड़ता है, पता है आपको मुस्कान? पीयर ग्रुप के चक्कर में लोग सब्जेक्ट चेंज कर लेते हैं, एंड दैट इज व्हाट वी शुड नॉट गो फॉर इट। करेक्ट, एंड दैट इज इट ऑन दिस पॉइंट। ओके सर, अब बारी 12th के बाद की। अब 12th के बाद भी इम्पोर्टेंट होता है कि आप किस चीज में ग्रेजुएशन कर रहे हो। यस। तो हम कॉमर्स के साथ तो बस बीकॉम, बीबीए, सीए यही बताया जाता है हमें स्कूल पे कि तुम्हें यही करना है, और साइंस के साथ तुम्हें करना है एमबीबीएस, इंजीनियरिंग, सिर्फ यही फील्ड। इसके अलावा हमें कोई और चीज बताई नहीं जाती कि इसके अलावा तुम कहीं, हमें ऑप्शंस नहीं दिए जाते कि अब तुम्हें यही करना है। तो मतलब पूरा स्कूल एक ही कोर्स कर रहा है, कॉमर्स एक ही कोर्स कर रहे हैं, साइंस वाले एक ही कर रहे हैं, सब एक ही भीड़ चाल में चल रहे हैं। पर अगर इससे हटकर कोई एक इंसान कुछ और चीज करने लगे, बिल्कुल, तो उसमें यार ये क्या कर रहा है, इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि वो चीज नहीं हो जाती है लोगों के लिए। बिल्कुल सही बात है। ये वीडियो हम भोपाल शहर में शूट कर रहे हैं इस समय, और मैं आपको बताऊं कि भोपाल शहर में एक क्लब का मैं हिस्सा हूं जहां 100 स्टूडेंट्स, आई एम टचिंग माई 50 दिस ईयर, मुझसे आधी उम्र के 100 लोगों का वो क्लब है जो केवल सोशल मीडिया से 1 लाख रुपए महीने से ऊपर कमाते हैं। तो यहाँ पर बदलाव बहुत सारा है। मैं ये मानता हूं कि अगर मेरी एज, मैं जेन एक्स से बिलोंग करता हूं, मेरी एज 50 साल है, मुझ पर अनुभव है, तो आप जो मुझसे आधी उम्र के हो, आपके पास एक्साइटमेंट है, आपके पास इंफॉर्मेशन है, आपके पास अप्रोच है वर्ल्ड वाइड।
तो जहां मेरी बात का महत्व है वहां उतना ही आपकी बात का भी महत्व अब होना चाहिए, बिकॉज आपका एक्सपोजर बहुत ज्यादा है। अब मैं आपके प्रश्न पे लौट के आता हूँ इसके साथ। आपने बोला मैथमेटिक्स में अब इतने सारे ऑप्शंस ओपन हो गए हैं। आज से 4-5 साल पहले जहां पर हम देखते थे कि गिनी चुनी ब्रांचेस होती थी इंजीनियरिंग में, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हो गया, आईटी हो गया, सिविल मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। आज आप देखेंगे कि वहीं आईटी के ही 7-8 ब्रांचेस हो गई। एआईडीएस हो गया, एआईएमएल हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, सीएसबीएस हो गया, ये बहुत सारी ब्रांचेस उसमें ओपन हो गई है। ऑप्शन क्या होना चाहिए? अगर मैंने मैथ्स लिया है और मेरे पास ऑप्शन है तो थोड़ा सा रिसर्च प्रॉपर होना चाहिए। आप चीजों को लिखो ऑन पेपर। अब देखो, आपकी बैंक में एक पासबुक होती है जिसमें पूरा ट्रैक होता है चीजों का, या आप स्टेटमेंट निकालते हो, सेम थिंग होती है। या चलो वो भी नहीं करते हो तो आप गूगल पे में इसमें जाते हो, उस पर ट्रैक सारा लिखा रहता है, आपने कब किसको कितने पैसे दिए, कहाँ किया, एवरीथिंग। सेम थिंग इज अबाउट स्टडीज। आप अपने इंटरेस्ट को चुनो, नंबर 1, और दूसरा आप वर्ल्ड वाइड थोड़ी सी अवेयरनेस रखो कि, क्योंकि ये रिसर्च करना ही पड़ेगी बच्चे को। और अगर बच्चा लॉजिकल रिसर्च करके अपने पेरेंट्स को बताएगा ना कि मैं ये ऑप्शन इसलिए चूज करना चाहता हूँ, मेरा ये यकीन है कि वो मानेंगे। 80-90% लोग इस चीज को मानेंगे। हमेशा एक बात ध्यान रखिए, सारे बच्चों को यहाँ बोल रहा हूँ, स्टूडेंट्स को, 2 चीजें हमेशा काम करती हैं, फैक्ट और फिगर। आप जब रिसर्च करते हो, R&D करते हो, तो यू शुड टेक डाउन द फैक्ट्स एंड फिगर, वो आपको सपोर्ट करेगा। नंबर 1, ठीक है। मैथ्स में के बाद दूसरा ऑप्शन आपने बोला कॉमर्स वाला, कि बीकॉम भी बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा आपने सीए बोला, उसके बाद कंपनी सेक्रेटरी का ऑप्शन होता है, उसके बाद चार्टर्ड फाइनेंशियल अकाउंटेंट्स का होता है, एक और बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है उसको बोलते हैं सीएमए, कॉस्ट अकाउंटेंट्स होते हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिनके थ्रू आप शॉर्ट टर्म में आप अपनी क्वालिफिकेशन को एनहांस कर सकते हैं। यहाँ पे एक शब्द बोलना चाहता हूँ आपको मैं। इंसान जिंदगी में 3 चीजों के पीछे भाग रहा है, पद, प्रतिष्ठा और पैसा। और ये तीनों चीजें एक चीज के पीछे भागती हैं, वो है स्किल। इफ यू आर स्किल्ड इनफ, आप जो भी कुछ काम कर रहे हैं अगर आप उसमें स्किल्ड हैं तो ये तीनों चीजें आपके पीछे दौड़ के आने वाली है। नंबर 1। नंबर 2, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं, मैं बॉम्बे महाराष्ट्र मेरा जाना होता है, हम मध्य प्रदेश में देखते हैं कि बहुत सारे लोग पीजी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वहाँ अर्न एंड लर्न का पैटर्न ज्यादा चलता है। 12th के बाद बंदा जूनियर कॉलेज बोलता है उसको, उसके बाद वो वहां से अर्न करना शुरू कर देता है, और उसके साथ पैरेलल वो उन चीजों को ही स्टार्ट्स लर्निंग ऑल दिस कोर्सेज। कोर्सेज की तो रेंजेस बहुत सारी हो गई है, मगर अब एक बार समझ के देखो, अगर मैंने बोला कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग पे जा रहा हूँ, कंप्यूटर साइंस है, तो पहले कंप्यूटर साइंस के अंदर ही आप सारी चीजें पढ़ते थे। अब क्या हो गया, उसी के स्पेशलाइजेशंस हो गए, और एक स्पेशलाइजेशन को एक ब्रांच बना दिया गया। तो ये डिपेंड करता है। अब यहाँ मेरे लिए आसान कब होगा, अगर मेरा इंटरेस्ट किसी चीज में है। मेरा इंटरेस्ट कब बिल्ड होना शुरू होता है, डेफिनेटली मुझे फैसिनेट करते हैं बड़े बड़े पैकेजेस। तो जीवन तराजू के समान है, अगर आपको इतना हाई पैकेज चाहिए तो आपको उसी के इक्वल आपको अपने स्किल सेट को भी लाना होगा। अगर आपका स्किल सेट इक्वल है तो पैकेज आपको मिलेगा। आप बहुत सारे इंजीनियरिंग मैनेजमेंट के स्टूडेंट से बात करेंगे, फार्मेसी के स्टूडेंट से बात करेंगे, आप देखेंगे, आप उनसे पूछिए आपको क्या पैकेज चाहिए, आपका मन खुश हो जाएगा। फिर आप उनसे बात करना शुरू करिए, उनके नॉलेज को टेस्ट करना शुरू करिए, आपको पता पड़ जाएगा कि वो उस चीज के बराबर है कि नहीं। अगर आपको बाजार से 100 रुपए की चीज खरीदनी है तो आपको कितने रुपए देना पड़ेंगे, 99 या 100 रुपए? इक्वल देना होगा ना। जितना वो मांगेगा या जितने पे आपकी बार्गेनिंग सेट हो जाए, उतना तो आपको देना होगा ना। 1 रुपया भी तभी बनता है जब 100 पैसे उसके अंदर होते हैं। 99 पैसे होते हैं ना, तब तक वो 1 रुपया नहीं होता। तो ये चीज स्टूडेंट्स को भी समझनी है, पेरेंट्स को भी। यहाँ पे एक पॉइंट आपके माध्यम से मुस्कान बोलना चाहता हूँ कि घर में बात का माहौल बनाए, डिस्कशन का माहौल होना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां बात करे। अगर माँ बाप को, हो सकता है एक एज के माँ बाप को जिसको वो टेक्नोलॉजी ना समझती हो, तो बच्चे को भी ये चाहिए कि उन्हें समझाए, बात कम्युनिकेशन का माहौल बनाए। सर वही एक चीज बोलनी है कि जब मेरी 12th हुई थी तो हो सकता आज जाके मैं रिग्रेट करती हूँ कि मेरे को बीकॉम नहीं करना चाहिए था, मैं कुछ और कर सकती थी जिसमें मेरा इंटरेस्ट था। पर मुझे सजेशन ही इस तरीके मिले क्योंकि घर पे सबसे बड़ी बेटी थी मैं, निकलना ही मेरा ही पहला हुआ। कोई बड़ा भाई नहीं, बड़ी बहन नहीं कि कोई सजेस्ट कर सके। आसपास जितने लोग थे कि हाँ ठीक है तुम बीकॉम कर लो, बीबीए कर लो, इसके अलावा और कोई चूज करने का ऑप्शन नहीं मिला। ग्रेजुएशन भी चलो बीकॉम ऑनर्स से मान के कर ली। उसके बाद इवेंट मैनेजमेंट में मुझे इंटरेस्ट आया। कोविड का टाइम चल रहा था,
मतलब एटलीस्ट वैक्सीन सब बन चुकी थी, लग रही थी लोगों को, एंड हो रहा था। तो मैंने कहा कि इवेंट मैनेजमेंट, मुझे इंटरेस्ट था कि मुझे इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स करना है। उसमें ऐसा हो गया कि इवेंट मैनेजमेंट क्या है, क्या ऐसा एकदम से अलग हो गया कि और मेरी मम्मी के मुंह से क्या निकला पता आपको, कि तू शादियां करवाएगी लोगों की। हाँ। सिर्फ ये चीज। तो मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि इवेंट मतलब शादियां कराना ही नहीं होता है मम्मी। मैं उनको एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि हाँ ठीक है, ये चीजें हैं। फिर ये चीजें होते होते मम्मी किसी और से शेयर करती हैं, मम्मी लोगों की आदत है, तो उनका सजेशन लेना, इनका सजेशन लेना, इनका तो डीमोटिवेशन लेवल घर से ही स्टार्ट हो जाता है कि डीमोटिवेट, फिर था खत्म, फिर एमबीए में आ गई मैं। That's great. ये अच्छा हो गया, एट द एंड ऑफ द डे आप घूम के एमबी की तरफ आए। मगर यहाँ पे एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली आपने, ऐसा होता है। और यहाँ एक बात हमेशा ध्यान रखिए, आप अपने आप, सभी लोग जितने लोग सुन रहे हैं, अपने मन पे हाथ रख के पूछो कि आपके परिवार के सदस्यों के नाम सोच लो, जैसे पापा, मम्मी, भाई, बहन और भी कोई अगर है तो आस्क योरसेल्फ कि मेरे पापा से मेरा कम्युनिकेशन का परसेंटेज कितना है, 100 के स्केल पे नापो। मेरी मम्मी से कितना है, और अपना आपका दिल, भले ही मुझसे मत बोलो, किसी और से मत बोलो, आपका दिल अंदर बताएगा कि मेरे पापा मम्मी से मेरी 50% से ज्यादा बात नहीं होती थी। तो क्या होता है कि जब जीवन के डिसीजन आते हैं ना, तो वहां एक छोटी सी बात काम करती है। अगर आपकी बात होती थी तो आप उन्हें बिठा के समझाते थे कि मम्मी ऐसा नहीं है, आप जिस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो ऐसा था, आप देखो ये एग्जाम्पल, देखो एक मार्केटिंग के फील्ड में बात बोली जाती है कि दिखता है तो बिकता है। बिकता है मतलब आप कन्विंस हो जाते हो। तो हम, चूंकि अगर बात हो रही होती थी, होता क्या है, बात शुरू हुई और थोड़ी सी देर में बात आर्ग्यूमेंट में बदल गई और बात खत्म हो गई, चलो तुमसे तो मुझे बात ही नहीं करना, तुम्हारी जो मर्जी वो करो। ये बात इस स्तर पे कई बार आती है, मतलब नॉट इन योर केस और एनीबॉडीज केस। तो छोटे छोटे से हिस्से होते हैं लाइफ के, जहां हमारी कम्युनिकेशन, हमारी बातचीत बहुत कमाल का रोल प्ले करती है, और ये प्रॉब्लम है। पर देखो ना, कई जगह मान भी रहे हैं। अगर हम भोपाल की जनसंख्या की बात करें, भोपाल में लगभग 2.5 से 3 लाख बच्चा भोपाल के 100, 200, 300 किलोमीटर से आके भोपाल में पढ़ रहा है। वो क्षेत्र मंडी, बामोरा, गंज, बासुदा और दूर दूर छोटे जहाँ के लोग किसान हैं, तो वो अपने माता पिता को कन्विंस करके आ रहे हैं वहां से वहां तक। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और हो सकता है कि इतना बताने के बाद में भी उनको ये लॉजिकली शायद समझ में ना आए, क्योंकि बैकग्राउंड कितना मैच कर रहा है, उस चीज की अंडरस्टैंडिंग कितनी है। पर हाँ, आप अगर ऑनेस्टली उनको कन्विंस कर देते हो कि नहीं माँ, ये मेरे लिए ठीक है और मैं आपकी बेटी हूँ, आपका नुकसान नहीं होगा इस चीज को करने से, और आप बेफिक्र रह सकते हो मेरी बात पे, तो वो चीज धीरे धीरे आई होप समझ में आए। सर आपको क्या लगता है कि करियर काउंसलिंग की बच्चों को तो जरूरत होती है जी, तो उनके साथ साथ पेरेंट्स को भी जरूरत है इस चीज की? बिल्कुल। मैं ये मानता हूँ कि करियर काउंसलिंग का मतलब ये नहीं होता कि किस कॉलेज में एडमिशन दिला दो, सब्जेक्ट कैसे लेना होगा। देयर इज वन थिंग व्हिच इज कॉल्ड साइकोमेट्रिक एनालिसिस एंड अनदर इज कॉल्ड ब्रेन वेव एनालिसिस। अब तो इसका मेडिकल भी प्रूवन है। अमेरिका की एक टेक्नोलॉजी है जहां आपके ब्रेन पे एक यूनिट, एक डिवाइस लगाते हैं और 2 मिनट की रीडिंग के बाद आपकी पूरी पर्सोना फिगर आउट हो जाती है। साइकोमेट्रिक एनालिसिस से आपके पूरे व्यक्तित्व का पता चलता है। उससे क्या होता है, पूरा ग्राफ बन जाता है। देयर यू कम टू नो काउंसलिंग में, मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं काउंसलिंग करता हूँ। मेरे काउंसलिंग क्लिनिक में माता पिता और बच्चों को मैं हमेशा बुलाता हूँ, और जब मैं बच्चे से बात कर रहा होता हूँ तो माता पिता वेटिंग हॉल में होते हैं जब मैं उनसे कर रहा होता हूँ। और मैं अपनी रीडिंग्स को लेने के बाद में मुझे समझ में आता है कि यहाँ काउंसलिंग की जरूरत, और वाकई आपने सही बोला, कई बार ऐसा होता है कि ट्रेनिंग काउंसलिंग की जरूरत बच्चे को नहीं है, पेरेंट्स को है। मगर पेरेंट्स अभी पावर की फेज में है, बच्चे पावर की फेज में नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इशू आता है। आप किसी भी एक समझदार साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर लें। एक बात मैं आपको बता दूं कि साइकोलॉजिस्ट अपने एक प्रॉब्लम है कि कई लोग तो समझदार हो गए, कईयों को लगता है कि साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हो, मतलब क्या पागल हो क्या, यू नो काइंड ऑफ थिंग। तो मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम अपनी चीजों को बेहतर समझ पाए, बेहतर कर पाए, इसलिए उस विशेषज्ञ से सुविधा लेना कंपैरेटिवली आसान होता है। और हमारे बिहेवियरल पहलुओं को देखते हुए यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल, किसी ने इंजीनियरिंग करी और उसके बाद उसकी जॉब लगी, जॉब कैंपस के थ्रू लगेगी। जॉब लगने के बाद वो सिस्टम इंजीनियर बना फॉर एग्जांपल। तो वहां उसकी स्किल्स, जो सॉफ्ट स्किल्स, जो उसने हार्ड स्किल सीखी थी, वो काम आएगी। पर जब 5 साल बाद प्रमोशन होगा उन 50 बच्चों में से 5 बच्चों का, तो ये 5 बच्चे वो होंगे जिनकी सॉफ्ट स्किल अच्छी थी, जिनका कम्युनिकेशन, जिनका बिहेवियर अच्छा था। तो टेक्निकल स्किल कम्स
अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट, पर ये सॉफ्ट स्किल्स बहुत ज्यादा काम आती है। तो ये स्किल्स अभी थोड़ी थोड़ी सी हम इनकलकेट कर सकते हैं। और किसी प्लेटफॉर्म पे बच्चे और माता पिता बैठ के बात करेंगे ना किसी प्रोफेशनल से, जो सिद्ध वो गुरु, वो बंदा जो साइकोलॉजिस्ट है वो अपने काम को जानता है, अब उसे कंसल्ट करो, अपने मन की बात बताओ, डॉक्टर को नहीं बताते वैसे ही। दैट्स वेरी सिंपल। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में कुछ बोलना चाहोगे कि आप अभी के लिए वो हेल्पफुल है बच्चों के लिए कि नहीं? यस, आपने बहुत जबरदस्त बात पूछी है। जिन लोगों पे इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गई, देखो कोई भी जब चीज पॉलिसी होती तो सर हमें लगता है कि हमारे टाइम पे क्यों नहीं हुआ ये चीज। नो डाउट। देखिए हर बार जब गवर्नमेंट आ रही है तो उन चीजों को इम्प्रूव करते जा रही है, या एनईपी में ऑप्शन दे दिया उन्होंने। कई बार ऐसा होता है ना कि मैथ्स के साथ वो इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहता है। आपको एक बात पता है, जो मैथ इंजीनियर्स हैं जितने विश्व में बड़े बड़े लेवल पे जो फाइनेंशियल कंपनीज में बैठे हुए हैं, वो लोग बीटेक करने के बाद में फाइनेंस में एमबीए करके वो उन सब पोजीशन में बैठे, बिकॉज यू नो व्हाइल स्टडिंग मैथमेटिक्स, उनका जो एनालिटिकल अप्रोच है, उनकी जो एक अप्रोच बनी डेटा के लिए, वो उनको वहां फाइनेंस में काम आ रही। सो दैट दैट रियली वर्क्स। तो एनईपी ये आपको ऑप्शन देता है कि आप अपनी पैरेलल अपनी इंटरेस्ट की चीज भी चुन के पढ़ सकते हो। मैं एक स्टूडेंट, आई वाज टॉकिंग टू माय सन यस्टरडे, ओनली 12th का रिजल्ट आया, तो ही वाज टेलिंग अबाउट वन ऑफ हिज फ्रेंड, उसके स्कोर मेरे बेटे से ज्यादा आए 5%। तो ही वाज टेलिंग मी कि पापा उसने मैथ्स के साथ फाइन आर्ट्स लिया था एंड ही यूज्ड टू लव ऑल दिस थिंग। उस फाइन आर्ट्स के कारण उसके स्कोर शूट करके नॉर्मल स्टूडेंट से अब जीवन भर मार्कशीट पे तो आपके वही स्कोर आएंगे। हाँ, तो ये एक बहुत अच्छा अवसर है उन लोगों के लिए जिनको ये मौका मिल रहा है। तो आपको नहीं मिला तो कोई बात नहीं, आप अच्छे अच्छे वीडियो बनाइए उन लोगों के लिए जिनको मौका मिल रहा है। हाँ। ओके। और सर आप कुछ पेरेंट्स को मोटिवेशन देते हो, कुछ बोलना चाहोगे कि अब तो अभी भी ऐसी सोच है क्योंकि कुछ पेरेंट्स की कि सिर्फ यही दो ऑप्शन, डॉक्टर इंजीनियर, डॉक्टर हाँ, ये स्टिल है और यही एक रीजन है कि बहुत सारे, मगर अभी ये भी देखने को मिल रहा है कि एनईपी के बाद से ग्रेजुएशंस में बहुत सारी भीड़ बढ़ी है लोगों की। लोग इंटरेस्ट लेने लग गए हैं इन चीजों के अंदर। ऑफ कोर्स बिकॉज डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट हमेशा बनी रहेगी। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स ये सोचते हैं ना कि उनको एक शब्द है हमारे जहन में, जॉब सिक्योरिटी। दरअसल सिक्योरिटी जॉब में नहीं होती, सिक्योरिटी आपके अंदर होती है। आप अगर कॉम्पिटेंट इनफ है, एक चीज हमें माता पिता को और बच्चों को सबको अच्छे से समझना चाहिए कि जब हम किसी के जॉब करने जाते हैं तो बेसिकली वो हमें सैलरी नहीं दे रहा है, वो ऐसे लोगों की तलाश कर रहा है जो उसकी कंपनी को कमा के देने को तैयार है। अगर आपने 10 लाख रुपए अर्न करके दिए हैं तो उसमें से उसको 25-50 हजार रुपए देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी नहीं है जो अपने एम्प्लॉय को जितना वो अर्न करके दे रहा है उससे ज्यादा सैलरी दे। ये बात हम जितनी जल्दी समझ लें हमारे लिए उतना अच्छा हो जाए। और सब बच्चे जो ड्रॉप लेते हैं, जैसे 1 साल का ड्रॉप ले लिया, 2 साल का ड्रॉप ले लिया, सीमेट कैट ये सब देने के लिए, तो इसमें आपका क्या सजेशन है कि ड्रॉप लेना चाहिए बच्चों को? एक तरीके का वो अपना ईयर बर्बाद कर रहे हैं एक तरीके से। देखिए यहाँ दोनों वर्जन है। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि जैसे ही बच्चा ड्रॉप लेता है तो ऐसे केस में ये देखना होगा कि वो इमोशनली स्ट्रांग है या नहीं, उसका ईआई जो है या ईक्यू जिसको बोलते हैं, इमोशनल क्वोशेंट, स्ट्रांग है या नहीं। या उसे काउंसलर से ड्रॉप लेने के पहले डिसीजन ले लेना चाहिए। ड्रॉप लेने का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि साहब आप ज्यादा समय तक पढ़ोगे तो आपकी पढ़ाई हो जाएगी। जैसे ही आप ड्रॉप लेते हो ना, आपके ऊपर पीयर प्रेशर पड़ना पहले ही दिन से शुरू हो जाता है, नंबर 1। नंबर 2, हम जब एकेडमिक फ्लो से बाहर जाते हैं तो हम किसी से बोले या ना बोले, हमारे अंदर एक चीज चलती रहती है कि यार अगर ऐसा नहीं हुआ तो देन व्हाट वुड आई डू। ये सवाल आप दिमाग को रोक नहीं सकते, विचार तो कुछ भी हो सकता है और ऊपर तो साल बर्बाद। यस, मेरा ये मानना है कि आप फैमिली को भी अगर ड्रॉप दिला रहे हो तो बहुत पॉजिटिव सपोर्ट दें। अपने बच्चे को किसी दूसरे के बच्चे से कभी कंपेयर ना करें। उसको गलती निकाल के डिमोटिवेट करने के बदले उसकी अच्छाइयों पे फोकस करके उसको हेल्प करें। हाँ, वो बच्चा खुद भी अपने आप को कंट्रोल करे कि वो सोशल मीडिया से अपने आप को कैसे बचा सकता है, क्योंकि एक चीज होती है सोशल मीडिया में, नेविगेशन। कभी आपने महसूस किया ऐसा कि आपने फोन उठाया किसी को कॉल करने के लिए था, उसके पहले आपने कोई नोटिफिकेशन देखा और आप उस नोटिफिकेशन के अंदर एंटर होते गए, व्हाट्सएप, इंस्टा, ये वो, पता चला और फोन रख भी दिया, फिर याद आया 5 मिनट बाद कि अरे फोन मैंने उठाया तो किसी को कॉल करने के लिए था। नेविगेशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो हमारा ध्यान भटकाने में हमारी मदद करती है। तो पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन दोनों
ड्रॉप अगर लेने का प्लान कर रहे हैं तो बहुत फोकस्ड रहना जरूरी है। फोकस के अलावा एक पॉइंट और है, ऑल द स्टूडेंट्स आई एम टेलिंग यू, दैट इज कॉल्ड सेल्फ सफिशिएंसी। मतलब अगर आपने ड्रॉप लिया है उसके बाद भी आपकी मम्मी को बोलना पड़ रहा है कि चलो बेटा तुम्हारा टाइम हो गया पढ़ने बैठ जाओ, नो यूज, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आने वाला है, मैं आपको अभी से कह सकता हूँ। आपके अंदर से अगर आपके अंदर सुलगी हुई है आग कि मुझे वो चीज करके रहना है, देन ओनली यू विल बी एबल टू डू दैट। और ड्रॉप मतलब ये टोटल आपके डिसीजन पे डिपेंड करना है। मेरा ऐसा मानना है कि जो बंदा बिजी होता है वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। आप देखना, जिस दिन आप दिन भर अपने ऑफिस में काम करके वीडियो बना के जाओगे, आपको शाम को ही जाए आपको अच्छा भी लगे, आप सेटिस्फाइड फील करोगे। बिजी होके रहना, और दिन भर से शाम की शादी में आपको अटेंड करने जाना है और दिन भर से आप खाली हो, आपको कुछ करने को नहीं था, तो आप ड्रेस ही चूज करने में टाइम खर्च कर दोगे अपना, और आपका मूड भी खराब होगा और 10 चीजें। और जिस दिन बिजी थे ना, आप देखना आपको कटाकट, यू विल फिगर द ड्रेस आल्सो, ज्वेलरीज आल्सो, एंड देन यू विल गो देयर। इंसान का दिमाग जितना बिजी रहे ना उतना शानदार परफॉर्म करता है। रिजल्ट कंपैरिजन की बात करें तो ये चीज तो बहुत कॉमन होती है। अगर मान लो मैंने 12th का एग्जाम दिया है और मुझे पता है कि मेरे 70 से 75 के बीच आएंगे क्योंकि मैंने इतना ही किया है, इसमें मैं श्योर हूँ, और मेरे आ गए 74 और मैं उसमें सेटिस्फाइड हूँ। पर वैसे ही मेरे फ्रेंड के आए 84 समथिंग या 80 समथिंग, तो वो जो कंपैरिजन होता है पेरेंट्स का, मैं 74 में खुश हूँ, पर वो चीज बाकियों से जो मुझे सुनने के लिए मिल रही है कि तुम्हारे कम हैं, पर मैं सेटिस्फाइड हूँ उस मार्क्स को लेकर। तो वो चीज में आप क्या बोलना चाहोगे जो हमें प्रेशर दिया जाता है? ये कहीं ना कहीं से देखिए, एक चीज ऐसी है जो एकदम बदल तो नहीं सकती, बिकॉज पेरेंट्स का थॉट प्रोसेस है, उनकी कंपैरिजंस मदर हो या फादर हो वो डिपेंड करता है। और इसमें एक चीज बहुत ध्यान देना जरूरी है कि 3 इडियट्स में एक बात सिखाई गई थी कि अगर आपका फ्रेंड फेल होता है तो दुख होता है, और दूसरी लाइन थी कि अगर वो टॉप करता है तो और ज्यादा दुख होता है। तो ये बहुत बेसिक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है, और बस हमेशा ध्यान रखना है कि एक तो आपका स्कोर कार्ड होता है। मैं एक बात बताऊं, आपका जो स्कोर कार्ड है ना, वो आपके टैलेंट के इक्वल हो जरूरी कभी नहीं है, क्योंकि साल भर की मेहनत को कोई टीचर 3 घंटे की एग्जाम में जज कर ही नहीं सकता। ये फैक्ट है। हो सकता है आपने साल भर अच्छी पढ़ाई करी हो, एक हफ्ते पहले कुछ ऐसा हुआ हो जिसके कारण कुछ चीजें हो जाएं, बट अगेन यहाँ भी ये फैक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपका इमोशनल कोशेंट कितना स्ट्रांग है। हमेशा मैं विश्वास करता हूँ, आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। सारी दुनिया आईआईटी के लिए एफर्ट डाल रही है, बहुत सारे बच्चे हैं, है ना, तो आईआईटी के लिए अटेम्प्ट कर रहे हैं, सबसे अच्छे नंबर वाला बंदा आईआईटी में जा रहा है, फिर ट्रिपल आईटीएम, फिर एनआईटी एंड ऑल। ये 5 साल पढ़ने के बाद आप इंडिया की टॉप 100 कंपनी की लिस्ट बनाओ और देखो उसमें से कितनों के मालिक आईआईटीएन है। ये वही वाले जो आप कह रहे हो 74 75 वाले, उनका इमोशनल कोशेंट देखिए। इंटेलिजेंट होना आईक्यू और ईक्यू का यही खेल है। तो हम अपने आप को फिगर आउट करने की कोशिश करें, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू, और ये होगा। पर मैं बात बोलूं, अगर वो जो कम्युनिकेशन वाली बात करते हैं ना, मेरे बेटे का जब मुझे फोन आया उसने बोला पापा मेरे इतने नंबर आए, मैंने कहा ओके, आपके 75 से ऊपर आए ना, इसका मतलब आप भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबल हो, क्योंकि कल को किसी कैंपस के लिए जाओगे तो उसके क्राइटेरिया होते हैं 75 75 75 65 65 60 60 60 या केवल फाइनल में 60। तो आपने हाईएस्ट रैंक ले लिया तो ठीक है, आपने 99 लाके आपकी मार्कशीट, हाँ ठीक है, हो सकता है माँ बाप आपके अपने उनके सर्कल में उनको बहुत 1 साल का प्रिविलेज मिले, बट सवाल होता है, इसको बोलते हैं स्ट्रीट स्मार्ट। सर अब मैं सोचती हूँ कि वो 94 का कोई सेंस नहीं है, तुम 75 के अबव लेकर आते हो तो उसके बाद भी तुम हर क्राइटेरिया में, हर चीज में, मतलब कॉलेज में बस यही चाहिए, बस इतना मैंने नहीं सुना कि 95 में मिल रहा है तुमको। और मैं एक बात यहाँ आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि उन 2 सालों में 11वीं 12वीं के मैंने कई बच्चे देखे जिनने बर्थडे नहीं देखा, जिन्होंने वो मतलब इतने डिवोट होके कूद गए उसमें कि जीवन 2 साल कहाँ गया हमको पता ही नहीं। एक शब्द नोट कर लीजिए, उसे कहते हैं संतुलन। अगर आप जिस समय जो करेंगे, आपके पास 24 घंटे का समय है, इतना समय आप यूज करते हैं नहाने धोने में, खाना खाने में, सोने में, इतना आप करते हैं एंजॉय करने में या पढ़ाई करने में, और बीच का जो पोर्शन होता है ना वो आप किल करते हो फालतू की बातों में, गॉसिप में, डिवाइसेस में, स्क्रीन टाइम, एक नया शब्द आ गया कुछ साल पहले। अगर आप अपने इस पार्ट को कम कर लोगे ना
तो भी आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से हो सकती है। सबसे पहला एक काम करना है, खुद से जब कांच के सामने खड़े हो ना, तो खुद से झूठ मत बोलो, बस खुद को खुद का सच बता दो, तो चीजें अपने आप शेप में आना शुरू हो जाती है। ओके सर, एट लास्ट 10th 12th के बच्चों को और पेरेंट्स को आप कुछ बोलना चाहोगे? 10th 12th के स्टूडेंट्स को मैं बोलना चाहता हूँ कि अपने आप पे भरोसा रखें, अपने आप को एनालाइज करें और 2 शब्दों को अपने कागज पे लिख लें। एक शब्द है कमी, दूसरा शब्द है गलती। अपनी कमियों और गलतियों पे काम करो। अगर आपका एक टेस्ट हो गया, ठीक है, उस टेस्ट में आपके नंबर कम थे, तो एक बार बैठो, एनालाइज करो कहाँ गलती करी, किस प्रकार की गलती करी। क्योंकि क्वेश्चन तो लास्ट टाइम, अगर मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ, मैंने एक लड़की को काउंसिल किया था और वो नीट में उसने टॉप किया था। उस लड़की का वीडियो आप सोशल मीडिया पे ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा। उसने आखिरी 1 महीना 3 मॉक रोज लगाए, एक मॉक 3 घंटे का होता था। उसके बाद 9 आवर्स हो गए। उसके बाद वो गलती का टाइप ढूंढती थी कि ये मुझे गलती किस प्रकार की हो रही है। क्या है, मुझे आता ही नहीं था। आता था तो कैलकुलेशन में गलती करी, आता था मगर मैं हाफ लेवल पे जाने के बाद कंफ्यूज हो गई। उसने 10-12 तरह की गलती निकाली और फिर उसने देखा, आप कई बार देखेंगे बच्चे को आता है, सही है, पर लिख गलत रहा है। तो उसने अपनी गलती निकाली। कोई भी बच्चा 3-4 तरह की गलती करता है। आप अपनी गलती का टाइप ढूंढ लो एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। हर अगली बार वो गलती मत रिपीट करो। यू आर गोइंग टू मेक वंडरफुल थिंग्स। करेक्ट। आपको सर की काउंसलिंग और सजेशंस कैसे लगे, प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में टेक्स्ट करके जरूर बताना। और आपके 10th 12th में बच्चे नहीं हैं तो अपने आसपास के बच्चों को ये वीडियो शेयर करना ना भूलिएगा। और ऐसी वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल कैटलिस्ट टॉक के साथ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।